नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पहले हम पढ़ रहे थे हम ग्लोब के बारे में, जिसमें पढ़ा था लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, दो पार्ट नंबर दो है, उसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के बारे में। यानी कि पहले हमने पढ़ी थी जो लंबवत रेखाएं थी। कौन सी थी? लंबवत रेखाएं। अब कौन सी है? जो आड़ी खींची गई है। ठीक है जी। अब क्या थोड़ा इसको टेढ़ा बनाया गया है, यानी कि टेढ़ा क्यों बनाया गया है? पृथ्वी 23 से 1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। लोग क्या थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है, क्यों? कि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही अपने क्या है, दिन रात बनते हैं। झुकाव कितना है पृथ्वी का? झुकाव किसका है? पृथ्वी का। कितना? 23.5 डिग्री, 23 से 1/2। और इस झुकाव के कारण ही क्या होते हैं? दिन रात हमारे बनते हैं, यानी कि कम ज्यादा भी इसी के कारण होते हैं। दो गतियां होती हैं, एक तो होती है परिक्रमण। कौन सी गति है? परिक्रमण। दूसरी है परिभ्रमण। पृथ्वी क्या है? दो गति करती है। जितने ग्रह हमारे हैं वो सारे के सारे ग्रह क्या है? दो गति करते हैं। परिक्रमण क्या होता है कि जैसे ये कोई सेंटर पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूमना। जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ हम क्या परिक्रमा करते हैं, तो वो कौन सी होगी? परिक्रमण गति। यानी कि सूर्य क्या है? बीच में है, चारों तरफ पृथ्वी क्या है? चक्कर लगा रही है। पहली गति कौन सी होगी? परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। परिभ्रमण में क्या है? एक ही बिंदु पर घूमना है। जैसे बोलते हैं ना कि पृथ्वी अपने दो ध्रुवों पर घूमती है। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी जो अपने ध्रुव के ऊपर घूम रही है, यानी कि एक ही बिंदु पर खड़े खड़े घूम रही है, वो कौन सी है? परिभ्रमण गति। अब यहां से पूछता है कि किस गति के कारण दिन रात बनते हैं और किस गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। दिन रात बनना, ठीक है, दिन रात पहले क्या है? बनना। जल्दी से जो गति कंप्लीट हो जाए, एक तो किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना है और एक हमने खड़े खड़े ही घूमना है। तो खड़े खड़े जो घूम रहे हैं वो गति क्या जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो कहने का भाव क्या है? परिभ्रमण गति से क्या है? दिन रात बनते हैं। दिन रात क्या है? बनते हैं। किससे? परिभ्रमण गति से। और परिक्रमण से क्या है? दिन रात छोटे बड़े होते हैं। दिन रात छोटे बड़े किससे होंगे? परिक्रमण गति से। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं इसमें आगे। परिक्रमण और परिभ्रमण का काम कंप्लीट है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। झुकाव होने के कारण हमारे ऋतु परिवर्तन भी होता है और दिन रात भी क्या है? बनते हैं। मेन पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण। देखिएगा, ये जो बीच वाली लाइन है इसे क्या बोला गया है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या बोला गया? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। अब जो नेक्स्ट दो रेखाएं खींची गई हैं, हमने सीधा पढ़ा है कि 23.5 डिग्री क्या होती है? कर्क रेखा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर कौन सी होती है? मकर रेखा। क्लियर? ये भूमध्य रेखा से ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा, नीचे कौन सी है? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, कर्क को। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी लाइन है? कर्क और मकर को। क्लियर? अब बात ये आती है कि कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन्हें 23.5 डिग्री पर ही क्यों माना गया है? ऊपर नीचे क्यों नहीं? इसको 23 कंप्लीट क्यों नहीं किया गया, या इसको 24 क्यों नहीं किया गया? 23.5 पर ही क्यों रखा गया? ये जो डिग्री है ये किस पे डिपेंड करती है? झुकाव के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है? झुकाव के ऊपर। दूसरा, जो सूर्य लंबवत होता है, यानी कि पृथ्वी क्या है, कभी ऐसे एंगल में आती है जब सूर्य की लंबवत किरणें क्या है, इन रेखाओं पर सीधी गिरती हैं, तो जिसके कारण क्या है, ये दोनों रेखाएं 23.5 पर मानी गई हैं। एक 23.5 का है नॉर्थ के अंदर है, और दूसरी 23.5 का है साउथ के अंदर है। क्लियर? अब सीधा हो डायरेक्ट, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो तो कितना होगा? 90 डिग्री। 90 में से 23.5 माइनस कर दिया तो कितने बच गए अपने? 66.5 बच गए जी। नीचे भी क्या बच गए? 66.5। 66.5 जो उत्तर केंद्र है उसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा।
कौन सी है? आर्कटिक लाइन। नीचे वाली है अंटार्कटिक लाइन, अंटार्कटिक लाइन या अंटार्कटिक रेखा। अब इन रेखाओं का काम क्या है? गर्मी कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है, कहां पर सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं और कहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, हम वो देखते हैं। बीच वाली कौन सी है? भूमध्य, यानी कि इक्वेटर लाइन। दूसरी कौन सी है? ऊपर मकर, यानी कि कैंसर लाइन। नीचे वाली कौन सी है? सॉरी, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली कौन सी है? मकर रेखा, यानी कि कैप्रिकॉर्न। सूर्य कहां होगा? यहां। साल में 2 बार पृथ्वी इस पोजीशन में आती है कि सूर्य की लंबवत किरणें कहां है? सीधी कहां गिरेगी? भूमध्य रेखा पर। जैसे ये ऊपर सूर्य है, नीचे पृथ्वी हो, तो उसकी लंबवत किरणें गिर रही है। जैसे ऊपर लाइट जल रही है, नीचे खड़े हैं, तो ऊपर लंबवत किरणें यानी कि सीधी की सीधी किरणें कहां आके गिरेंगी? भूमध्य रेखा पर। 2 दिन गिरेंगी। कब कब गिरेंगी? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 2 दिन साल के अंदर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है? सूर्य की किरणें कहां लंबवत होंगी कि यानी कि पृथ्वी घूमते घूमते उस सिचुएशन में आ जाएगी कि सूर्य की लंबवत किरणें कहां गिरेंगी? सीधी इक्वेटर पर। लॉन्गिट्यूडनल लाइन सीधी आएंगी, दी जाएंगी कहां पर? इक्वेटर लाइन पर। क्लियर? कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिन दिन रात क्या है? बराबर होते हैं, दिन रात बराबर है। इन दोनों तारीखों को क्या है? पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखो। अब क्या अपने धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे सर्दी आएगी। कहां पर आएगी गर्मी? 21 जून को। 21 जून को कहां आ जाएगा? सूर्य की लंबवत किरणें कहां आएंगी? सीधी कर्क रेखा पर। यानी कि पृथ्वी घूमती घूमती उस पोजीशन में आ जाएगी 21 जून तक, जब सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरेंगी? कर्क रेखा पर। यानी कि भारत के अंदर सीधी किरणें आएंगी, सूर्य की लंबवत आएंगी। जहां लंबवत किरणें आएंगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन क्या है? कम हो जाता है, जिसके कारण उस स्थान की क्या गर्मी बढ़ जाती है। तो भारत में गर्मी कब आती है? 21 जून को। दूसरा आपका पूछे कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें आती हैं तो क्या है? हमारे भारत में क्या गर्मी बढ़ जाती है। ठंड कब होती है? अपने उल्टा हो जाएगा। जब अपने गर्मी है नीचे ठंड होगी, और नीचे ठंड है तो अपने क्या हो जाएगी? गर्मी। अपने ठंड होने पर नीचे क्या हो जाएगी? गर्मी। 22 दिसंबर को अपने क्या होती है? ठंड होती है ऊपर। कब है? 22 दिसंबर को ठंड कहां होती है? कर्क रेखा पर। यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां चला जाएगा? अपना मकर रेखा पर चला जाएगा। यानी कि सूर्य मकर लंबवत किरणें कहां गिरेंगी? मकर रेखा के ऊपर। करिए ना। अब देखिएगा, 21 मार्च के बाद सूर्य क्या उत्तर की ओर होता है? धीरे धीरे क्या है? उत्तर की ओर सरकने लगेगा। यानी कि लंबवत किरणें धीरे धीरे क्या है? कर्क रेखा की ओर आने लग जाएंगी। 21 मार्च को क्या माना गया है? बसंत ऋतु का आगमन। बसंत ऋतु का आगमन। ये हम सिर्फ अपने देश की बात करें, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लिख दो 21 मार्च को बसंत ऋतु का माना गया, ना नहीं। उधर क्या होगा? 23 के बाद। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की तरह नीचे की तरफ है। बसंत ऋतु का आगमन कब होता है? अपने 21 मार्च से। चलिए, 23 सितंबर जब सूर्य वापिस यहाँ होगा, नीचे की ओर चल पड़ेगा। 23 सितंबर को बताया ना कि सूर्य कहां होगा? भूमध्य रेखा पर। फिर कहां जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा। जैसे 23 सितंबर को सूर्य नीचे की ओर क्रॉस कर जाता है, यानी कि मकर रेखा की ओर चलने लग जाता है, तो अपने क्या है? शरद ऋतु भी शुरू हो जाती है। शरद ऋतु की शुरुआत मानी गई है 23 सितंबर से। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जब बसंत शुरू हो गया, उसके साथ साथ क्या? गर्मी शुरू होगी। शरद ऋतु कब शुरू होगी? सितंबर से। ठीक है। पतझड़ कब शुरू होगा? सितंबर से ही। क्या शुरू होगा? पतझड़। बसंत ऋतु आएगी तो हरियाली बढ़ती जाएगी। क्लियर यहां तक? इन तारीखों में कोई झमेला हो, कोई समस्या हो? याद रखनी है 4 तारीख 21, 22, 21, 23। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन क्या होगा? सूर्य लंबवत होगा कहां पर? भूमध्य रेखा पर। जो पूरी पृथ्वी पर क्या है? दिन रात क्या है? बराबर होते हैं। जब सूर्य चला जाएगा कर्क रेखा की ओर, तो दक्षिणी जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या दिन क्या है? बड़े होंगे, रात क्या है? छोटी हो जाएगी। कर्क रेखा पर जब होगा तो क्या हो जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाएंगे और रात क्या है? छोटी हो जाएगी। अब दिसंबर महीने में कहां जाएगा? मकर रेखा पर सूर्य,
तो नीचे वाले में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी हो जाएगी। उल्टा पूछ सकता है कि 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में रात बड़ी होती है, तो रात कहाँ बड़ी होगी, उत्तरी गोलार्ध में। दिन कहाँ बड़ा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर। ये तो हुआ 3 रेखाओं का काम। अब देखते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक लाइन का काम क्या है। आर्कटिक और अंटार्कटिक का आपने एक बात सुनी होगी कि जो हमारे ध्रुव हैं, चाहे वो नॉर्थ है चाहे वो साउथ है, कोई भी पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहां पर क्या है, 6 माह क्या होता है, दिन होता है, और 6 माह की क्या होती है, रात होती है। ऐसा क्यों? सूर्य यहां है, यहां से वापस इधर जाएगा, फिर इधर को आएगा, ठीक है, यहां से इधर को जाएगा, इधर को आएगा। 6 महीने गर्मी होती है, 6 महीने अपनी क्या होती है, सर्दी होती है। जब सूर्य ऊपर की ओर जाने लगेगा तो इसका धीरे धीरे रोशनी कहां जाएगी, 66 से ऊपर पहुंचती जाएगी, और वैसे वैसी क्या है, नीचे आती जाएगी। तो ध्रुवों पर अपने क्या है, 6 महीने का रात है और 6 महीने का क्या है, दिन है। क्लियर। आगे प्रकाश नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात, तापमान की बात आती है कि तापमान कहां पहुंचता है, कहां नहीं पहुंचता। इसकी बात आती है अपनी तापमान यानी कि टेम्परेचर। जैसे ये कोई रूम है, यहां पे हमने हीटर लगा रखा है, ठीक है, इस रूम के अंदर पूरे में क्या है, गर्मी होगी। इसका ये गेट है, गेट के सामने भी क्या है, गर्मी होगी, पर गेट के दूर तक गर्मी हो ऐसा तो नहीं है, वो यहां है। यहां सूर्य की किरणें जब आती है तो सूर्य की किरणें कहां तक पहुंचेंगी, मैक्सिमम टेम्परेचर लेकर 66.5 तक पहुंचेंगी। इससे आगे टेम्परेचर क्या है, नाम मात्र का जाता है, जिसके कारण ऊपर क्या है, पूरी की पूरी बर्फ है। जैसे पोल की ओर जाएंगे तो क्या है, बर्फ जमती जाएगी। जैसे सूर्य नीचे को खिसकने होता है तो टेम्परेचर बिल्कुल क्या है, नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा। कहने का भाव क्या है, 66.5 तक जो डिग्री है, 66.5, वहां तक क्या है, हमारा टेम्परेचर फुल होता है, यानी कि नॉर्मल हम रह सकते हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके ऊपर क्या है, हमारे जीवन को थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है, हमें कुछ कठिनाइयां हैं, परेशानियां, उनका सामना करना पड़ता है। हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं इसमें आगे पढ़ना क्या हमें, अक्षांश। पहले पढ़ना क्या था, देशांतर। देखिए कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं। पहले हमने पढ़े थे कुल देशांतर कितने थे, 360 है। ये 1/2 + 1 यानी कि 181 होते हैं। इसका 1/2 हो गया, प्लस में 1 आ गया। कैसे आया, पहले हमने क्या लिया था, 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या है, एक ही है, ये लिया था, जिसके कारण 360 ही रहे थे। अब क्या है, 0 डिग्री है बीच वाली भूमध्य, डी आती है, उसको ऐसे रखो, बिंदु बनाते जाओ, ऊपर कौन सा आएगा, 90, इधर से भी कौन सा आएगा, 90, उतना ही क्या है, नीचे हो जाएगा 90, 90 और 90 180 प्लस 1 0 वाली कर दी, कितनी होगी, 81। तो कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे अपने पास है, 181। अब इसमें दो चीजें और आती है, इसमें डिफरेंस करके आता है कि अक्षांश बिंदु कितने हैं। अक्षांश क्या पूछता है, बिंदु 181 है, सीधा पूछ रहे कुल अक्षांश है तो 181। कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं, 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 2 कम है, यानी कि 179 है। ये कितनी है, 179 है। क्यों है जी, हम पहुंच जाते हैं 89, इधर भी 89, यानी कि एक लाइन जो खींचते हैं, ऐसी लाइन खींची तो एक पॉइंट ये रहता है, एक पॉइंट ये रहता है। 89 पर हमने क्या ऐसे लाइन खींच दी, पर 90 पॉइंट तो दोनों तरफ एक ही आएगा, इधर से आ जाओ चाहे आप इधर से आ जाओ, वो तो पॉइंट एक रहेगा, और वहां पर कोई हम लाइन नहीं खींच सकते। इसलिए एक ये 90 वाली और एक नीचे वाली 90 की लाइन क्या है, कम हो जाती है, जिसके हम 2 लाइनें कम होगी, टोटल लाइन कितनी आ गई, 179। इधर कितनी थी, 360। क्लियर। अब देखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी कि बीच की दूरी इनके बराबर क्या है, एक समान होती है। इधर वाली समांतर नहीं होती, ये समांतर है, इधर की समांतर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था अगला, बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है। देशांतर में हमने पढ़ा था 111.32 किलोमीटर सर्वाधिक दूरी है भूमध्य रेखा पर।
अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश के बीच दूरी कितनी है? 111, और देशांतर के बीच दूरी कितनी थी? 111.32। नेक्स्ट तो पूछा था कि बीच की जो दूरी है उसको नाम क्या दिया गया है? देशांतर के बीच की दूरी को नाम हमने क्या दिया था? गोरे। क्या दिया था? गोरे, GORE। अक्षांश के बीच की दूरी को नाम क्या देते हैं? पेटी, यानी कि बेल्ट। पेटी या बेल्ट। एक नाम देते हैं इसको कटिबंध। नाम याद रखें, इंग्लिश में ये इसको बोला जाता है बेल्ट, उसको क्या बोलते हैं? गोरे। क्लियर? थोड़ा सा और टॉपिक रहता है इसमें, बस कंप्लीट हो जाएगा अभी। बीच की दूरी आ गई, समांतर होती है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? यानी कि जो रेखाएं हैं इनमें सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? तो सबसे लंबा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखीय वृत्त। भूमध्य रेखा पर जो हमें पृथ्वी का व्यास पड़ा था वो कितना था? 12,756 किलोमीटर। क्लियर? भूमध्य रेखीय वृत्त क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, और दूरी वहां पर कितनी जाएगी? 12,756 किलोमीटर। एक देखा गया है कि जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच दूरी क्या है? थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ध्रुवों और पृथ्वी थोड़ी चपटी है। चपटी होने का रेखाएं थोड़ी थोड़ी क्या है? खिसक जाती है। क्लियर? अब देखिएगा, ये रेखाएं कौन सी है? ऐसे देशांतर। एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक जो पहुंचती है वो कौन सी है? देशांतर। ठीक है? ये वृत्ताकार नहीं है, अवृत्ताकार है। और वृत्ताकार कौन सी है? अपनी अक्षांश है। अक्षांश क्या है? सर्कल में घूमती है, और ये हाफ सर्कल में, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर। अब देखिएगा, ये जाल बन जाता है कि ये रेखाएं ऐसे घूम रही हैं, ठीक है, और ये रेखाएं ऐसे घूम रही हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या कहा गया है दोस्तों? ग्रिड कहा गया है। तो ये था अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का टॉपिक, अक्षांश देशांतर का टॉपिक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।